जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओटाइटिस एक्सटर्ना और दूसरा हमारा टॉपिक है ओटोमाइकोसिस। जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है ये बेसिकली एक्सटर्नल एयर का इन्फेक्शन है। पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब कान में तीली मार दी और उसके बाद ना कान सूज गया, तो वेरी सिवियर पेन होता है इनको, और रेडनेस ऑफ द ईयर की कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि कान देखें पक गया है या कान लाल हो गया है या कान सूज गया है और शदीद दर्द है, और हो सकता है कि साथ फीवर भी हो। तो बेसिकली जब भी कोई स्पेशली मैच स्टिक इंजरी होगी तो स्किन का जो म्यूकोजा है ना वो ब्रीच होगा। जब वो ब्रीच होगा तो स्किन का कल्प्रेट ऑर्गेनिज्म होता है स्टेफ एपिडर्मिडस, वो इन्वेड करेगा, इन्फ्लेमेशन काज कर देगा, इन्फेक्शन काज कर देगा, तो वेरी सिवियर पेन होगा। और इतना पेन होता है कि पेशेंट अपने कान को हाथ नहीं लगाने देता, तो टेंडरनेस ऑफ द ट्रेगस इज पॉजिटिव। तो पेशेंट आपके पास, आप ओपीडी में बैठे हैं, पेशेंट आ गए कान के दर्द के साथ, और कान ऐसे ना सूजा पड़ा है, कान पे हाथ रख के बैठा हुआ है पेशेंट। अब जैसे आपके पास है, आपने पूछा है तो डॉक्टर साहब बड़ा कान में दर्द है, तो आपने अगला क्वेश्चन पूछना है कि भाई तीली तो नहीं आ रही। यूजली क्योंकि ये मैच स्टिक इंजरी के बाद हो रहा होता है, तो ये आपने लाजमी पूछना है। तो अगर पेशेंट बता रहा है डॉक्टर साहब जी कान में तीली मारी है, या कान में कोई पहले फुंसी थी, इस तरह की पिंपल्स की कंप्लेंट कर रहे होते हैं, तो ठीक है, आपने, आपका यहीं पे डायग्नोसिस बन गया। अब आपने पल्स देखनी है। तो जब भी किसी पेशेंट को पेन होगा ना, पेन के साथ भी टैकीकार्डिया हो सकता है, और जब टेम्परेचर एलिवेटेड होता है उसमें भी टैकीकार्डिया होता है। यानी पल्सेस मोर देन 100 बीट्स पर मिनट मिलेंगी। नॉर्मली 60 to 100 होती हैं, 70-80 नॉर्मल बीट्स हैं, तो मोर देन 100 इज टैकीकार्डिया। तो फीवर के साथ टैकीकार्डिया होता है, हैपोटेंशन के साथ टैकीकार्डिया होता है, एंग्जाइटी के साथ टैकीकार्डिया होता है। कुछ ड्रग्स हैं जो टैकीकार्डिया करवाती हैं, हाइपरथायराइडिज्म में टैकीकार्डिया होता है, हैपोटेंशन में, एनीमिया, प्रेगनेंसी, कार्डियक रिदमियाज, तो इन सब में टैकीकार्डिया होता है। तो फीवर के साथ, पेन के साथ टैकीकार्डिया होगा। पल्स मोर देन 100 मिलेगी। प्रेशर देखेंगे, तो प्रेशर का वैसे तो ओटाइटिस एक्सटर्ना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब भी पेन होता है ना तो ट्रांजिएंटली पेशेंट को वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से एलिवेट हो सकता है ब्लड प्रेशर। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की हमने डेफिनेशन रखी हुई है ना, वो ये है कि इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रेस, अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो, तो वी विल लेबल दैट पार्टिकुलर पेशेंट एज हाइपरटेंसिव। तो ब्लड प्रेशर आपने लेना है, फिर हमने ऑक्सिलरी टेम्परेचर लेना है, तो ये रेज्ड मिल सकता है। और ये मोस्टली क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑक्सिलरी टेम्परेचर मिलेगा, तो हाई ग्रेड फीवर होता है। फिर आप इन पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देखें तो वो नॉर्मल होगा। आईज देखें टू सी द पेलर, टू सी द जॉन्डिस, फिर नोज देखें, फिर ओरल कैविटी देखें, ये अनरिमार्केबल होंगे। फिर आप इनके ना एयर का एग्जामिनेशन करें, तो इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन के साइन मिलेंगे। तो देयर आर 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। नंबर 1, रेडनेस। रेडनेस इस वजह से होती है कि जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, वहां की वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से हैपरीमिया हो जाता है, यानी रेडनेस हो जाती है, तो एयर आपको रेड मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है, एडीमा होगा, यानी नॉर्मल आप कान से देखेंगे तो उसका सूजा हुआ मिलेगा, साइज उसका इंक्रीज हुआ हुआ होगा। नंबर 3, हमारे पेशेंट के अंदर टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, तो जब हम इसको पाल्पेट करेंगे तो एक तो टेंडरनेस पॉजिटिव मिलेगी। पेन पेशेंट बताता है, साइन टेंडरनेस होती है, आप कान को हाथ लगाएंगे नहीं हाथ लगाने देगा। और अगर आप सराउंडिंग स्किन से टेम्परेचर कंपेयर करेंगे तो वो एलिवेटेड होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेम्ड है, तो इसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना लेबल करेंगे। फिर हम इन पेशेंट की चेस्ट ऑस्कल्टेट करेंगे, एब्डोमेन पाल्पेट, ये विद इन 1 मिनट सारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब हमने मैनेज कैसे करना है। देखिए डॉक्टर साहब, जब पेशेंट आपके पास आते हैं ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये भी नहीं पता होता कि आपकी आपकी डिग्री क्या है,
और पाकिस्तान में 6 लाख ऐसे क्वैक्स हैं जिनका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड वो क्वैकरी कर रहे हैं। और वैसे 2 मिलियन प्लस क्वैक्स हैं, यानी, और डॉक्टर टोटल 0.2 मिलियन है, यानी 2 लाख डॉक्टर हैं, और उनके मुकाबले के अंदर 20 लाख क्वैक हैं, यानी 1:10 बनती है। आप कोर ऑफ लाहौर में चले जाएं, इंटीरियर ऑफ सिंध में चले जाएं, कराची में चले जाएं, जिस सिटी में जाएं, मुल्तान देखें, भावलपुर देखें, फैसलाबाद देखें, हर इलाके के अंदर, हर सिटी के अंदर, छोटा सिटी हो बड़ा हो, क्वैक्स मौजूद हैं। तो वो कामयाब क्यों हैं? उसकी लॉजिक ये है कि उन्होंने सोसाइटी की साइकी को देख लिया है। तो ये है कि उनके नजदीक बड़ा डॉक्टर, समझदार डॉक्टर वो है जो जो उनका इलाज जल्दी कर दे, जो जो विद इन मिनट्स पेशेंट को ठीक कर दे। और दूसरा ये है कि बहुत सारी चीजें फिर वो रिलीजियस टच ले लेते हैं कि भाई जो शिफा है वो मिन जाने वाला है, तो अल्लाह ने ना इसको है क्या, वो उनको पता भी हो ना कि ये भाई अनाड़ी डॉक्टर है, फिर भी वो कहेंगे कि भाई अल्लाह ने इसके हाथ में बड़ी शिफा रखी हुई है। तो खैर, आपने करना ये है कि हमारा उनसे तो कोई कंपटीशन नहीं है, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो हमने पेशेंट को पेन फ्री करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। पेशेंट अगर फीवर के साथ है, हमने उसको फीवर फ्री करना है। वोमिटिंग के साथ आता है, हमने डायग्नोसिस भी बनाना है, लेकिन हमने उसकी वोमिटिंग ठीक करनी है। एक पेशेंट आपके पास वोमिटिंग के साथ आ रहा है और आप उसको इधर उधर की स्टोरियां सुनाते रहेंगे ना, वो आप पे कभी बिलीव नहीं करेगा। और डॉक्टर साहब मैं उल्टी के साथ हूं, मेरी उल्टी ठीक हो जाए, हिचकी मुझे लगी है वो ठीक हो जाए, उसको सीने में जलन है वो ठीक हो जाए। तो आप डायग्नोसिस भी मीन वाइल बना लें, लेकिन आपने सिम्टोमेटिकली भी पेशेंट को मैनेज करना है। अब देखें, अगर मैं लॉजिकली भी इस बात को रखूं, एक पेशेंट को अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना है और वेरी सीवियर पेन है, तो मैं उसको ओरल एनसेड खिलाता हूँ। यानी हमने पेशेंट को ओरल मेडिसिन दी, वो स्टमक, ईसोफेगस से स्टमक में गई, फिर वो डोडिनम में, वो जोजिनम में, जोजिनम और आइलियम में एब्जॉर्प्शन होती है, वो पोर्टल ब्लड, फिर मोस्टली जो ड्रग्स होती है ना, उनका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है लीवर के अंदर, यानी लीवर उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है। फिर वो आती हैं हमारी इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आर ए के अंदर, फिर एल आर वी के अंदर, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर एल ए, फिर एल वी, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब फिर कान तक आते आते उसको तो इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि तो हमने यहां पे इंफ्लेमेशन है ना। तो अब हम क्या करें? तो हमने पेशेंट को इंजेक्टेबल पे जाना है, इंजेक्टेबल पेन किलर दें। तो आप पेशेंट को इंजेक्शन, हमारे पास आता है टोराडॉल, दैट इज कीटोरोलैक, या इंजेक्शन आता है डाइक्लो, दैट इज डाइक्लोफिनेक सोडियम। आप या तो टोराडॉल उसको लगा दें, टोराडॉल आप आईएम लगाएंगे तो देर इज नो नीड टू डिल्यूट, कोई जरूरत नहीं है कि आप डिल्यूट करें। हाँ, अगर आप आईवी टोराडॉल लगा रहे हैं तो आप 5 cc में डिल्यूट कर लें और ओवर 1 मिनट लगाएं। स्लोली लगाना होता है आईवी इंजेक्शन की, ताकि पेशेंट को एनाफ्लेक्सिस ना हो जाए। इवन आप देखेंगे पेशेंट्स, पैरासीटामोल लगने से उनको एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हो जाता है। तो बी वेरी कॉन्शियस। और आपके पास ना एवल डेक्सा हर टाइम क्लिनिक में मौजूद होना चाहिए। एनीवे आपने पेशेंट को इंजेक्शन टोराडॉल स्लोली लगा दिया आईवी के थ्रू, या आप बगैर डिल्यूशन के आईएम लगा दें, इंट्राडेल्टॉइड लगा दें। ये महंगा होता है, तो अल्टरनेट ये, अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो इंजेक्शन आता है वोरन या डाइक्लो या डाइक्लोरान। ये तीनों ब्रांड्स हैं, मेडिसिन एक है डाइक्लोफिनेक सोडियम। तो ये आईएम लगा दें, इंट्रामस्कुलर लगा दें, इंट्राग्लूटियल आपने लगाना है। तो इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। तो ये विद इन हाफ आवर पेशेंट का पेन ठीक हो जाएगा। अब मीन वाइल हमने ये करना है कि आपने इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट का जो एयर है उसको आपने पैक कर देना है। भाई पैक क्यों करना है? जब भी स्किन के ऊपर ब्रीच आएगा ना, यानी स्किन के ऊपर स्क्रैच आई, तो हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं। वो ड्रेसिंग इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि जो सराउंडिंग स्किन है वहां से बैक्टीरिया इन्वेड ना कर जाए। जब इन्वेड करेंगे तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को पेन सेटल नहीं होगा, इन्फेक्शन वर्स होता रहेगा। तो ये ड्रेसिंग का कंसेप्ट होता है कि जब भी कहीं पे आपकी मिकोजा ब्रीच हुई, आपने ड्रेसिंग कर दी। अब यहां पे भी मिकोजा ब्रीच हो चुकी है, तो एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग होती है, उसको बोलते हैं इक्थामोल, ICTHAMOL, इक्थामोल ग्लाइसरीन। इसको आपने गॉज पीस पे अप्लाई करना है और आपने एयर के अंदर रख देना है, जहां पे आपको पूरी वैसे एक फोर्सेप होता है जिसको टिलीज फोर्सेप बोलते हैं। उस टिलीज फोर्सेप से आपने 24 आवर के लिए
ये गॉज रख देना है, इक्थामोल ग्लाइसरीन सोक्ड गॉज, और उसके बाद फिर आपने उसको स्टिकिंग लगा के 24 आवर के लिए अपने पेशेंट को पैक कर देना है। इसको बोलेंगे इक्थामोल ग्लाइसरीन वीक प्लेसमेंट। तो ये इसी वजह से कर रहे हैं ताकि लोकलाइज स्किन से बैक्टीरिया इन्वेड ना करें और इन्फेक्शन वर्स ना हो। नो डाउट हम एंटीबायोटिक भी देंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने पेशेंट को इंजेक्टेबल लगाया, टोराडॉल लगा दें या डाइक्लो लगा दें। दूसरा, आपने इक्थामोल ग्लाइसरीन विग रख दी। थर्ड, हमने इनको अब डिस्चार्ज करना है एंड फॉलो अप करना है। तो आप पेशेंट को लिख दें ओरल एंटीबायोटिक हमने लिखनी है। अब ओरल एंटीबायोटिक कौन सी दें? तो क्योंकि स्टेप फॉरियस, स्टेप एपिडर्मिडस, ग्राम पॉजिटिव कोकाए हैं, तो इनके अगेंस्ट यही अमॉक्सिल या आगमेंटन। तो टैबलेट आगमेंटन आती है 625 mg TDS, या कैलामॉक्स आती है एक टैबलेट, वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड है। या आगमेंटन तकरीबन ना 62 रुपए की है और कैलामॉक्स 45-46 रुपए की है। तो 625 mg TDS हमने देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव कोकाए इन्वॉल्व है। साथ हमने इनको ओरल पेन किलर देना है। तो आप उसमें वही डाइक्लो 50 mg BD, या पाइटेक्स 20 mg BD, या निम्स 100 mg BD, या न्यूप्रॉक्स नेप्रोक्सन 500 mg BD। आपने एक एनसेड देना है इनमें से, एक एंटीबायोटिक, एक एनसेड। अब स्पेसिफिक एक एनसेड होता है सीरोपेप्टाइडेज, ब्रांड होता है डेंजन DS। जब भी कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे हमने देना है। सॉफ्ट टिश्यू होता है स्किन और मसल, फेशिया। तो जैसे किसी का नोज सूज गया, बॉल लगी, नाक सूज गया, कान सूज गया, हाथ सूज गया, टांग सूज गई, तो जब भी कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन होगी स्किन फेशिया रिलेटेड, तो हमने डेंजन DS देना है। तो टैबलेट डेंजन DS 10 mg BD या TDS देते हैं। BD का मतलब होता है सुबह शाम। आप आसानी के लिए अपनी यही याद रखें कि हमने पेशेंट को अगमेंटन दी, साथ हमने डाइक्लो दिया, साथ हमने डेंजन दी। अब देखें, अगमेंटन गैस्ट्राइटिस करवाती है, डेंजन ये आपका जो डाइक्लोफिनेक सोडियम है डाइक्लो, ये भी गैस्ट्राइटिस करवाता है। और डेंजन DS दैट इज आल्सो एनसेड, एनसेड है, तो ये भी करवाता है। तो इसलिए हमने उमेप्राजोल भी देना है। तो उमेप्राजोल या इसोमेप्राजोल या डेक्सलेंसोप्राजोल या पेंटोप्राजोल, तो एक PPI हम देंगे। तो ओमेगा या नुरान या एस्किम या सांते या राइजेक या टेफ या नोवोटेफ, तो एक आपने इनमें से 40 mg चूज करना है। तो आप राइजेक दे दें, ओमेगा दे दें, नुरान दे दें, कोई कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट आपके पास पड़ा हुआ है वो दे दें। तो 40 mg बिफोर ब्रेकफास्ट हमने देना है। तो एक एंटीबायोटिक, एक एनसेड, डेंजन, उमेप्राजोल, और ये आपने देना है एक दिन की दवाई। यहाँ पे हम 40 mg देंगे डॉक्टर साहब, नॉट 20 mg, क्योंकि आगमेंटन जो है ना वो करवाती है, तो उसके लिए आप 20 mg दे रहे हो, और डाइक्लो और डेंजन ये भी करवाती हैं, तो 20 mg इसके लिए दे रहे हो, तो दैट्स वाई हम 40 mg देते हैं। तो अब ये है कि हमने पेशेंट को अगले दिन फॉलो अप कर लेना है। भाई फॉलो अप क्यों करना है? ये जो हमने विग रखी थी वो हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब हमने टॉपिकल मेडिसिन स्टार्ट करानी है। तो हमारे पास आते हैं सीपोटेक D एयर ड्रॉप्स या बेटनीसोल N ड्रॉप्स। बेटनीसोल N में बीटामेथासोन विद नियोमाइसिन है, और सीपोटेक D में सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद डेक्सामेथासोन है। अब डेक्सा बीटा क्यों दे रहे हैं? उसकी लॉजिक ये है कि जो हमारा एयर है उसकी वास्कुलर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती, तो यहां पे ना ड्रग की पेनिट्रेशन ही नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती। तो इसलिए हम इन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे बेटनीसोल एन ड्रॉप या सीपोटेक D ईयर ड्रॉप, 3 से 4 कतरे सुबह दोपहर शाम मुतासरा कान में डालें, तो ये लोकल एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स आएंगे और पेनिट्रेशन अच्छी हो जाएगी एंटीबायोटिक की। तो ये जो स्टीराइड्स होते हैं ना, ये सॉफ्ट टिश्यू में बड़े अच्छे पेनिट्रेट कर जाते हैं, इसलिए तो ये ऑस्टियोप्रोसिस करा देते हैं, इसलिए तो ये मायोपैथी करवा देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि हम इसलिए यहाँ पे स्टीराइड्स विद एंटीबायोटिक टॉपिकल देंगे।
तो अब ये अगले 6 दिन कंटिन्यू रहेगी, यानी सारी की सारी मेडिसिन आपने अगले 6 दिन कंटिन्यू करनी है। और पेशेंट को बताना है कि कान में तीलियां नहीं मारनी, तो रुई पे तेल लगा के कान में रखें ताकि पानी ना जाए। और ये है कि अगर एक पेशेंट को प्रेगनेंसी है और ओटाइटिस एक्सटर्ना है, अब क्या करें? तो प्रेगनेंसी में आपका टोराडॉल सेफ नहीं है, डाइक्लो सेफ नहीं है, तो या तो पैनाडॉल दें, पैरासीटामोल। लेकिन इश्यू ये है कि पैनाडॉल से कोई इतना अच्छा पेन रिलीव नहीं होगा। पैरासीटामोल इज अ वंडरफुल एंटीपैरेटिक। दो पेशेंट हो ना, एक को फीवर है एक को पेन है, तो आप अगर पैनाडॉल देंगे तो फीवर बड़ा अच्छा कवर हो जाएगा, पेन अच्छा कवर नहीं होगा। तो वंडरफुल एंटीपैरेटिक है बट नॉट अ गुड एनाल्जेसिक। बेस लाइन की ड्रग है, फर्स्ट लाइन है, आप उन्हें पैरासीटामोल देते हो। तो अब क्या करें? अब एनसेड्स तो कंट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में फिर हम सेंट्रली एक्टिंग ओपियाइड एनाल्जेसिक देते हैं। जैसे इंजेक्शन आता है ट्रेमोल, तो ये ट्रेमाडोल है, दैट इज अ वीक ओपियाइड एनाल्जेसिक। एक तो ये सिडेशन करवाता है, दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, तीसरा वोमिटिंग करवाता है। तो आपने हमेशा इसको स्लोली देना है। तो आप इंजेक्शन ट्रेमोल उसको आप मिक्स करोगे मैग्जोलॉन के साथ, दैट इज मीटोक्लोप्रामाइड। तो ये एंटीमेटिक है, मतलब आप ट्रेमोल अकेला लगाएंगे ना, पेशेंट को उधर ही उल्टी आ जाएगी। तो ट्रेमोल मैग्जोलॉन लगाएंगे और ये 20 सीसी में हम डिल्यूट करेंगे और वेरी स्लोली लगाएंगे। भाई क्यों लगाएंगे वेरी स्लोली? जो मैग्जोलॉन है वो, उसके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपने पेशेंट को टीका लगाया, वो पता चलेगा उसका ना मुंह इस तरफ जा रहा है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे तो टांगे महसूस नहीं हो रही, मेरे तो हाथ महसूस नहीं हो रहे। उसको फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उधर उसको फिट्स पड़ रहे होंगे, इधर हमारी कांपे टांग रही होंगी। तो ये भी आपने याद रखें, दीज ड्रग्स आर एक्चुअली द पॉइजन्स, वी आर डीलिंग विद द पॉइजन 24 आवर्स। तो आपने ये भी याद रखना है, हालांकि ये स्टाफ का काम है कि मैग्जोलॉन एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आते हैं तो आपने स्लोली लगाना है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप 100 ml माइक्रोब्यूरेट लें, उसमें आप एक इंजेक्शन मैग्जोलॉन डाल दें, एक इंजेक्शन ट्रेमोल डाल दें, वो स्लोली चल जाएगा 10 मिनट में, कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसे भी पेशेंट आपके पास आएंगे, प्रेगनेंसी हमने टीका नहीं लगवाना, नहीं 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 डॉक्टर साहब टीका नहीं लगवाते, बच्चे पे असर हो जाएगा। अब वो जाहिर है कि आप 25 करोड़ लोगों को चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी थॉट्स के साथ भी नहीं खेल सकते, और आपने पेशेंट को ठीक भी करना है। अभी आपका इम्तिहान है, देखें हर पेशेंट आपका एक इम्तिहान है, उसको डायग्नोज करना, उसको सेटिस्फाई करना, उसको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना, क्वैकरी ना करना। तो अब क्या करें? अब हमने ये करना है, अगर एक पेशेंट टीका नहीं लगवाना, ये पेशेंट का राइट है, अगर वो टीका नहीं लगवाना चाह रहा, नो नो वरीज एट ऑल। तो अगेन एजुकेशन इज द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, लोगों के मसले हल करें, क्रिएटिव होना है हमने। ये नहीं कि भाई गाइडलाइन एज इट बन के आएंगी यूरोप से, हम उसको फॉलो करेंगे, वो भी फॉलो करें, लेकिन आपने लोकल भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं विद इन मिनिमम रिसोर्सेज, इन लोगों के माइंड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। तो एक इंजेक्शन आता है लिग्नोकेन, ये लोकल एनेस्थेटिक है, आप उसको गॉज पीस पे अप्लाई करें, गॉज पीस पे लगा के कान में रख दें, विद इन 2 to 3 मिनट्स पेशेंट का कान सुन्न हो जाएगा। वो सुन्न होगा तो उसको पेन ही फील नहीं होगा। तो ये आपने करना है। अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि कभी भी जहां पे आर्टरीज एंड हो रही हैं, जैसे एयर है, जैसे फिंगर्स हैं, जैसे टोज हैं, नेल है, वहां पे आपने एड्रीनालीन मिक्स नहीं करना, एड्रीनालीन नहीं लगाना। वेज़ोकंस्ट्रिक्टर होता है, पेशेंट को ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं तो टिश्यू डेड हो जाएगा। तो वैसे जो लिग्नोकेन के साथ हम एड्रीनालीन मिक्स कर रहे होते हैं ताकि हाफ लाइफ बढ़ जाए एड्रीनालीन की। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जैसे एयर है, टिप ऑफ नोज है, पेशेंट की टूज हैं, मेल पेशेंट है तो टिप ऑफ पिनस है, सरकमसिजन करते हैं, लिग्नोकेन मिक्स कर देते हैं विद एड्रीनालीन, वो पता चला उसको बाद बाद में नेक्रोसिस हुई पड़ी है। रिक्वायर्स मोस्टली कर रहे होते हैं। तो बहरहाल हमें कॉन्शियस होना चाहिए। तो आपने लिग्नोकेन मिक्स 5% लगाना है इन द गॉज पीस पे लगा के कान में रख दें, विद इन 5 मिनट पेशेंट का पेन ठीक हो जाएगा। ओरल में आपने टोनोफ्लेक्स पी खिला देनी है, टोनोफ्लेक्स पी या ट्रेमोल प्लस, दैट इज पैरासिटामोल विद ट्रेमाडोल। तो जब तक उसका इफेक्ट कम हो जाए होगा ना,
लिग्नोकेन का एस्टर इफेक्ट कम होगा, पेशेंट को फिर से टीसें उठना स्टार्ट हो जाएंगी, तो टोनोफ्लेक्स का रिजल्ट आ चुका होगा, तो पेशेंट को पेन फ्री हो जाएगा। और साथ ही फिर आप इक्थामोल ग्लाइसरीन विग रख दें, ये रिमूव कर दें पहले जो हमने लोकल एनेस्थेटिक रखा था, और उसके बाद आपने फिर इन पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। आप अगमेंटन दे सकते हैं, लेकिन डाइक्लोडेंजन दे आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, तो अगमेंटन दे दें या कैरिसेफ ही दे दें। 400 mg ओडी, कैरिसेफ देंगे तो 400 mg 5 दिन के लिए, साथ टोनोफ्लेक्स पी दे दें, और अगर उसके लिए उल्टी होती है तो टैबलेट मैग्जोलॉन दे दें हस्बे जरूरत। टोनोफ्लेक्स पी भी हस्बे जरूरत और मैग्जोलॉन भी हस्बे जरूरत। नेक्स्ट डे फॉलो अप कर लें, इक्थामोल वीक रिमूव कर दी, कैरिसेफ अगले 4 दिन कंटिन्यू करें। अब इक्थामोल रिमूव करेंगे तो सीपोटेक डी या ड्रॉप्स 3 से 4 कतरे हर 3 से 4 घंटे बाद मुतासरा कान में डालें, और बाकी आपने टोनोफ्लेक्स भी हस्बे जरूरत देनी है। हस्बे जरूरत का यही होता है पेशेंट को पेन होने लगे तो वो ले ले, अदरवाइज जो बच्चा होता है ना वो डिपेंडेंट हो जाता है पेन किलर्स पे, तो और सीडेट भी हो जाता है। ये भी बच्चे की अगर मूवमेंट्स फील नहीं हो रही तो फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है, तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना इन प्रेगनेंसी। अब बच्चों में भी सिमिलर है कि आपने बच्चे को 1 डेंजर इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, 1 mg पर केजी के हिसाब से इंजेक्शन टोराडॉल लगाना है। जैसे अगर 30 किलो का बच्चा है तो 30 mg का इंजेक्शन हो तो पूरा लगा दें, 15 किलो का है तो आधा लगा दें, और इक्थामोल ग्लाइसरीन विग रख दें। कैरिसेफ 10 mg पर केजी ओडी के हिसाब से, तो 10 किलो का बच्चा कैरिसेफ 1 चम्मच, 14-15 किलो का 1.5 टीस्पून, 18-20 किलो का तो 2 टीस्पून, और ओडी में देंगे, यानी रोजाना 1 चम्मच आपने देना है या 1.5 या 2। और साथ आप ब्रूफेन या टर्सिका सिरप, टर्सिका 100 mg पर 5 ml, 10 किलो का बच्चा 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को, 14-15 किलो का 1.5 टीस्पून टीडीएस, 18-20 किलो का 2 टीस्पून टीडीएस। 1 डे के बाद फॉलो अप, इक्थामोल ग्लाइसरीन विग रिमूव कर देनी है, टॉपिकल आपने सीपोटेक डी एयर ड्रॉप स्टार्ट करा देने, बाकी कैरिसेफ और टर्सिका चलती रहेगी। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। यानी मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएटली पेन किलर देना है, इक्थामोल ग्लाइसरीन विग रखनी है, ओरल पे कैरिसेफ, कोई एंटीबायोटिक आपने अगमेंटन या कैरिसेफ देनी है, साथ आपने ब्रूफेन या टर्सिका या डाइक्लो देना है, और 1 डे के बाद फॉलो अप करना है, रिमूव कर दें विग, टॉपिकल एंटीबायोटिक कंटिन्यू कर दें। अब आ जाते हैं पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो बड़ा दिल करता है कान में खारिज करने का, आप मुझे रोकते तो हैं कि भाई कान में तीलियां नहीं मारनी, माचिस की तीलियां खास तौर पे, लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है, कान में बहुत खारिज होती है, 6 महीने से खारिज है, 1 साल से खारिज है, 2 साल से खारिज है। तो जब भी कोई पेशेंट क्रोनिक इचिंग के साथ आएगा ना ऑफ द ईयर, ऑलवेज रूल आउट ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस इज द फंगल इंफेक्शन ऑफ एयर कैनाल। तो पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस विद हिस्ट्री ऑफ वेरी स्वेयर एयर इचिंग। अब जब हम इनके एग्जामिनेशन आपने वाइटल करेंगे तो अनरिमार्केबल होंगे, पल्स नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल, आप ब्लड प्रेशर देखेंगे नॉर्मल, आईज नोज ओरल कैविटी अनरिमार्केबल। एग्जामिनेशन ऑफ एयर कैनाल इज इंपॉर्टेंट। तो या तो हमें जेट ब्लैक स्पोर्स मिलेंगे या कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज मिलेगा, यानी जैसे दही की तरह का डिस्चार्ज नहीं होता या उस तरह का होगा, या जेट ब्लैक होगा और स्वेयर एचिंग होगी। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमने फंगल लोड कम करना है, तो उसके लिए सेक्शनिंग एंड क्लियरेंस करें, या वो नहीं है, शक्कर मशीन नहीं है, तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6 से 8 कतरे मुतासरा कान में डालें, वो सारी की सारी फंगस रिमूव हो जाएगी। अब हमने स्टार्ट करा देने हैं टॉपिकल एंटी फंगल। तो हमारे पास आती है टर्बिसिल लोशन, हमारे पास आती है क्यूटेस लोशन, हमारे पास आते हैं जी फंगिस्टैटिक एक मेडिसिन है डर्मोस्पोरिन। डर्मोस्पोरिन इज फंगिस्टैटिक, यानी फंगस की ग्रोथ को कम कर देगी। और ये जो टर्बिसिल है, जो क्यूटेस है, ये टर्बिनाफिन है, ये फंगिसीडल है, ये फंगस को किल कर देगी। तो अब हमने इन पेशेंट्स को टॉपिकली स्टार्ट करा दिया, ये 3 से 4 कतरे आपने डालने हैं, या आप टर्बिसिल दे दें या डर्मोस्पोरिन दे दें। जब आप डर्मोस्पोरिन देंगे ना, तो डर्मोस्पोरिन करवाती है इचिंग, कान में खारिश स्टार्ट हो जाएगी। अब पेशेंट हमारे पास क्या आया, किस वजह से आया था, उसको कान में खारिश थी, हमने उसको वो मेडिसिन दी जिससे उसकी इचिंग वर्स हो गई,
वो पहली डोज यूज करेगा ना तो अगली डोज वो नहीं यूज करेगा। और डॉक्टर साहब जो आपने दवाई मुझे दी थी ना वो मुझे रिएक्शन कर गई है, मैं कान की खारिश के साथ आया था, आपकी दवाई से वो खारिश बढ़ गई है, तो आपकी अगली बात को ही नहीं मानेगा। इसलिए हमने जब भी सक्शनिंग की या हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे यूज की, रिमूव हो गई सारी की सारी फंगस, तो फिर सिपोकेन या ड्रॉप्स लिखें, दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद लिग्नोकेन। 3 से 4 कतरे मुतासरा कान में डालें और उसके 10 मिनट के बाद फिर आपने 3 से 4 कतरे डालने हैं डर्मोस्पोरिन के। और इचिंग के लिए आप इनको टैबलेट रिजिक्स 10 mg एट बेड टाइम फॉर 7 नाइट्स। और जब आप ओटोमाइकोसिस डायग्नोज करेंगे, आपने पेशेंट को बताना है कि भाई आपके कान में फंगस लगी हुई है, आपका ना 3 हफ्तों का या 6 हफ्तों का कोर्स होगा। आपने कोर्स की बात लाजमी करनी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई दम हो, हम दम करें और पेशेंट ठीक हो जाए। तो ये 3 दिन से ज्यादा लोग मेडिसिन यूज नहीं करते, तो आप पहले कह देंगे ना कि आपने 3 हफ्ते मुतवातर यूज करनी है या 6 हफ्ते, तो 6 हफ्ते का कोर्स करेंगे। अगर 39 दिन के ऊपर दवाई आपने छोड़ दी, फिर जीरो से स्टार्ट होगा, तो पेशेंट अपना माइंड बना लेगा। डॉक्टर मैंने इतने अरसा तो इलाज किया, चलो ये डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं, इनको समझ भी आ गई, और जो कि आपको आ गई है, आपने डायग्नोसिस बना लिया है, तो आप उसका ट्रीटमेंट आपने रेगुलर करना है। तो ये कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्लायंस के लिए आपने ये लफ्ज लाजमी यूज करना है कि भी आपका कोर्स होगा। तो हमने पहले 3 हफ्ते इनको डर्मोस्पोरिन सिपोकेन दे दी, विद रिजिक्स दे दी। अब 3 वीक्स के बाद पेशेंट आया फॉलो अप पे, अगर तो वो इंप्रूव है, उसकी इचिंग सेटल हो गई है और हमें आपको स्पोर्स नहीं मिल रहे, बिल्कुल क्लियर है, तो बस बंद कर दे मेडिसिन। अगर कुछ स्पोर्स रह गए, इचिंग नहीं हो रही, फिर आप अगले 3 हफ्ते कर दें, मेडिसिन 6 वीक्स तक चली जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास आता है और उसको आराम नहीं आ रहा, वो हफ्ते बाद याद है डॉक्टर साहब मेरी तो आराम नहीं आ रहा, मुझे तो खारिश, दवाई छोड़िए दवाई फिर से खारिश, जैसे ही वो जिक्स छोड़ेगा ना उसको खारिश आ जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो डर्मोस्पोरिन है वो काम नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि जो वहां पे फंगस पड़ा हुआ है दैट इज रेजिस्टेंट टू डर्मोस्पोरिन। तो फिर आप ग्रुप ही चेंज कर दें, आप टर्बिसेल पे आ जाएं, या क्यूटेस लोशन, ये सस्ती है क्यूटेस ना, 62 रुपए की आती है, 62 रुपीज, तो इस पे आ जाएं। तो क्यूटेस लोशन के 3 से 4 कतरे सुबह और 3 से 4 कतरे शाम को, दैट इज टर्बीनाफिन। तो ये आपने 3 to 6 वीक्स देने हैं। अब एक पेशेंट को आपने पहले डर्मोस्पोरिन दी, फिर क्यूटेस दी, उसको उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नंबर 1, आपने टॉपिकल एंटी फंगल दी है, पेशेंट को आराम नहीं आया, 3 to 6 वीक्स आप दे चुके हैं, पेशेंट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया। या पेशेंट की टीएम परफोरेटेड है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर परफोरेटेड हो तो आप कभी भी टॉपिकल थेरेपी नहीं देते, टॉपिकल ड्रॉप्स आपने नहीं लिखने इफ द टीएम इज परफोरेटेड। या पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, सीएलडी के पेशेंट्स हैं, सीकेडी के पेशेंट्स हैं, रूमाटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट जिनकी स्प्लीनेक्टमी हुई हुई है, वो भी इसी में काउंट होते हैं। मेलिग्नेंसी है पेशेंट को, तो दे आर कॉल्ड इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। स्पेशली डायबिटिक बहुत आते हैं फंगल इन्फेक्शन के साथ। इवन वन ऑफ द क्राइटेरिया टू रूल आउट द डायबिटीज, अगर एक पेशेंट को रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो तो आपने डायबिटीज रूल आउट करनी होती है। तो एनीवे पेशेंट हमारे पास आया विद हिस्ट्री ऑफ एयर इचिंग और उसको डायबिटिक है। तो ये मैंने क्या बताया है, टीएम परफोरेटेड और टॉपिकल ड्राफ्ट कंट्राइंडिकेटेड, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट्स, और अगर 6 वीक्स तक टॉपिकल थेरेपी फेल हो जाए, इसका मतलब ये है कि आप ओरल एंटी फंगल पे चले जाएं। So indications of oral antifungals in the patient presenting to us with history of otomycosis, that is perforation of TM, immunocompromised patients and failure to topical therapy. अब क्या करेंगे, ओरल एंटीफंगल में हमारे पास इजोल ग्रुप भी आता है और ये टर्बीनाफिन भी आती है। तो फर्स्ट लाइन हम टर्बीनाफिन ही देते हैं। तो अब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि लोग मेडिसिन रेगुलर नहीं खाते। तो आपने पेशेंट को टेबलेट टर्बीसेल 250 mg ओडी फॉर 3 वीक्स देनी है। टर्बीसेल है, वर्टीसेल है, लेमीसेल है, 225 mg की एक रोजाना। और अगर पेशेंट ये भी खा चुका है, फिर हमने फ्लूकोनाजोल देनी है, कैप्सूल फंगान 150 mg वंस अ वीक। तो आज देंगे, फिर अगले हफ्ते देंगे, फिर अगले हफ्ते देंगे, फिर अगले हफ्ते देंगे। तो 3 हफ्ते तक आपने ये फंगॉन देना है अगर एक पेशेंट को टर्बीसेल भी खा चुका है। तो प्रेगनेंसी एंड
ओटोमाइकोसिस, तो टॉपिकल सारी थेरापी सेम है। आपने टॉपिकल सक्शनिंग एंड क्लियरेंस की, आपने पेशेंट को सीपोकेन एयर ड्रॉप्स विद डर्मोस्पोरिन दी, और रिजिक्स सेफ नहीं है, डिसोरा सेफ है, या पीरिटॉन सेफ है। पीरिटॉन देंगे तो 4 mg सुबह शाम, डिसोरा देंगे तो 5 mg ओडी। डिसोरा इज डेस्फ्लोरेटिनिन, पीरिटॉन इज क्लोरफिनिरामिन। मैं पर्सनली पीरिटॉन देता हूं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये तकरीबन 70 पैसे की एक गोली आती है, यानी अगर आप 2 रुपए दें तो 3 गोलियां आएंगी। तो जीएसके की है, मल्टीनेशनल है, क्लोरफिनिरामिन, माइल्ड सी सिडेशन करवाती है बहरहाल। तो आप टॉपिकल में सीपोकेन दे दें, डर्मोस्पोरिन दे दें, और साथ आप पेशेंट को पीरिटॉन दे दें। फॉलो अप कर लें 3 हफ्ते बाद। पेशेंट अगर इंप्रूव्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप अगले 3 हफ्ते फिर क्यूटेस लोशन लिख दें। अब क्यूटेस देंगे तो उसके साथ इचिंग नहीं होती कान में, उसके साथ फिर आपको सीपोकेन देने की जरूरत नहीं है, तो साथ आप पीरिटॉन या डिसोरा दे दें। और अगर फिर भी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वैसे आप ओरल टर्बिसिल दे सकते हो, लेकिन हम यूजुअली पेशेंट को ये कहते हैं कि आप डिलीवरी के बाद इसका इलाज करा लें। वैसे टर्बिसिल सेफ है, लेकिन सबसे बीडी देते हैं ये, डर्मोस्पोरिन भी सीपोकेन भी। लेकिन जो जो पता की बात है ना, जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि अगर आप इनकी पहले दिन काउंसलिंग कर देंगे ना कि आपका 6 वीक्स इलाज होगा, तो 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इशू पेशेंट को क्या होगा, वो 3 दिन 4 दिन दवाई यूज करता है, उसके बाद उसकी इचिंग वैसे खत्म हो जाती है, वो कहता है अब जरूरत ही नहीं है। वो फिर जैसे ही एंटीहिस्टामिन बंद करता है उसको फिर से इचिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब वो बार बार करता है तो फिर वो रेजिस्टेंस हो जाती है, तो आपको फिर अगले ग्रुप पे, फिर अगले ग्रुप पे, फिर अगले ग्रुप पे जाना पड़ता है। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ। अब बच्चों के अंदर टर्बिसल हम कैसे देंगे अगर रेजिस्टेंट टीनिया है, रेजिस्टेंट ओटोमाइकोसिस है। तो बच्चों के अंदर हम इस तरह देते हैं कि अगर 20 से 40 किलो का पेशेंट है तो 125 mg। जैसे अडल्ट में 250 mg है, 40 किलो से ऊपर अडल्ट होता है, 20 से 40 किलो 125 mg फॉर 3 वीक्स, और 40 किलो से कम तो फिर हम इन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं 125 mg वाली भी आधी गोली फॉर 3 वीक्स देते हैं। और जो एंटीहिस्टामिन है, रिजिक्स दे दें, पीरिटॉन दे दें। रिजिक्स है तो 2.5 ईयर से कम पे आधा चम्मच एट बेड टाइम, 2.5 ईयर से ज्यादा एज है तो 1 चम्मच एट बेड टाइम फॉर 7 नाइट्स। तो 7 नाइट्स रिजिक्स, 3 वीक्स आप टॉपिकल सीपोकेन विद डर्मोस्पोरिन या अकेली क्यूटेस दे दें। तो अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर ओरल टर्बिसल पे चले जाएं। तो इज दैट क्लियर? तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। डिस्कशन ग्रुप इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। डिस्कशन ग्रुप 5 का आप पार्ट हो तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो मुझे इनबॉक्स कर देंगे, मैं उनको ऐड कर दूंगा।